हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, साइंस की इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। और भी बहुत सारे टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है। तो देखिए, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला देखेंगे, सही सुमेलन है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। देखिए, पक्षी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है, इसको पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य और अंतर संरचना का वर्णन, उनका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता इत्यादि से संबंधित विषय आते हैं। वंशागति की बात करें तो वंशागति संबंधित है किससे? जेनेटिक्स से। देखिए, जेनेटिक्स विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें वंशानुक्रम एवं डीएनए में बदलाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पर्यावरण का। और पैलियोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। अगला देखेंगे, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला देखेंगे, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला देखेंगे, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, इसे कहा जाता है जननांकिकी। अगला देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथनोलॉजी। अगला है आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस कल्चर में? एपीकल्चर में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। तो देखिए, सही सुमेलित है। एक तरफ आपको खेती दी गई है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया हुआ है। तो फूलों की खेती को क्या कहा जाता है पूछा जाए तो आपको याद रखना है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को। फसलों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को कहा जाता है क्या? ओलेरिकल्चर। फलों की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। और पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? मछली पालन जो किया जाता है, इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है फूल या बागवानी से संबंधित जो विषय हैं, इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला देखेंगे, सही सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको सही सुमेलन दिया हुआ है। देखिए, लेक्सिकोग्राफी की बात करें तो इसमें शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी की बात करें तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन इसमें किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फिलोलॉजी शब्द क्या है पूछा जा सकता है। तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का इसमें अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में
किसका अध्ययन किया जाता है? प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन, प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी में। अगला है आपका विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। तो देखिए विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का। अगला है आपका कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान से, ये ध्यान रखेंगे, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, इसको कहा जाता है कीट संवर्धन। अगला है आपका वर्मी में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी में प्रयुक्त वर्म कौन सा वर्म होता है? अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेरोंटोलॉजी संबंधित है। तो देखिए जेरोंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका जेनेटिक्स अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला देखेंगे पेडोलॉजी संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करता है ये फिलाटेलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। तो देखिए साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल बताना है, तो साइकोलॉजी इसमें बेमेल शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। अगला देखेंगे लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, इसे कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। अगला टॉपिक है आपका जैव विकास। जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैव विकास से संबंधित पहला क्वेश्चन है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो है ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देखिए विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीस ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सही सुमेलित है, यहाँ पे आपको सही सुमेलन दिया हुआ है। तो देखिए विकास का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी बीडल और टैटम ने, और ऑपेरॉन अवधारणा किसने दी थी? जैकब और मोनोड ने। अगला है आपका विकास का मुख्य कारक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चीता। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह कौन है? चीता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। अगला है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नॉन मानुष। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्कियोप्टेरिक्स है। ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है। तो देखिए ऑर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है किसकी? सरीसृप व पक्षी के बीच की। अगला क्वेश्चन है आपका मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में रहे थे डायनासोर। अगला क्वेश्चन है जीवों के विकास के संदर्भ में सही
अनुक्रम है? तो देखिए जीवों के विकास में सही अनुक्रम है सालामेंडर, अजगर और कंगारू। अगला टॉपिक है आपका वर्गीकी, और वर्गीकी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या है, तो सबसे अधिक संख्या है इसमें कीटों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण आर है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दिया है ये। अगला देखेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। अगला है आपका सही कथन है आपका यहाँ पे, देखिए सभी सही कथन है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये भी आपका सही कथन है। अगला है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला देखेंगे, स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है बताना है कौन है, स्टारफिश में मछली नहीं है। अगला देखेंगे, रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है ये बताना है, तो कैटफिश इसमें वास्तविक मछली है। अगला देखेंगे, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। अगला देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी है इसमें से व्हेल मछली। अगला देखेंगे, व्हेल प्राणी है, व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल। अगला देखेंगे, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है, तो स्पर्म व्हेल इसमें विशालतम दांत वाली व्हेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकिंडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो ये कौन है, एकिडना। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ने वाली स्तनपायी है, उड़ने वाली जो स्तनपायी है ये कौन है, चमगादड़ है। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो उड़ने वाले जीवों में पक्षी वर्ग में नहीं आता है आपका चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी हैं, तो देखिए समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है इसमें से स्तनधारी है। अगला देखेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। अगला देखेंगे, सील है, सील एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है एम्फीबिया, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया वर्ग बताता है। अगला देखेंगे, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग उटान में से कपी नहीं है, तो लंगूर इसमें से कपी नहीं है। अगला देखेंगे, मानव सदृश लघुतम कपी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिबन। अगला देखेंगे, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है, नील गाय आती है किस कुल में, हिरन कुल में। अगला देखेंगे, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है ये एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, स्क्विड। अगला क्वेश्चन है, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़ा। अगला देखेंगे, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसकी किस्म है, कुक्कुटों की। अगला क्वेश्चन है आपका, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक कीट। अगला क्वेश्चन है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी इसमें से कीट नहीं है। अगला देखेंगे, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। अगला देखेंगे, तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। अगला देखेंगे, वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू।
अगला टॉपिक है आपका आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का पहला क्वेश्चन है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक है। तो देखिए वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जी.जे. मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह है, तो वह जीवधारी है गार्डेन पी। गार्डेन पी यानी कि मटर, मटर के पौधे का उपयोग किया मेंडल ने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है। मेंडल का आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है ये आधारित है लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जीनोम चित्रण का संबंध है। तो देखिए जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से। अगला क्वेश्चन है आपका जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहा जाता है जीन। अगला क्वेश्चन है आपका प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मेलिनटॉक ने। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टायरोसिन। अगला क्वेश्चन है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो देखिए डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? करेक्ट आंसर है आपका डीऑक्सीराइबोस। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। पॉइंट नंबर 2 है एक्सरे तकनीकज्ञ, कोयला खनन और रंगरेज और रंगसाज। उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है कौन है? वे केवल 2 एक्सरे के तकनीकज्ञ। अगला है देखिए जैव उर्वरक। जैव उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है वह है। तो देखिए जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? एक तो एजोला का, दूसरा नील हरित शैवाल का। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजोला। अगला क्वेश्चन है यूरिया 2,4-D स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला। अगला क्वेश्चन है पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजोला। अगला देखेंगे सुमेलित हैं। सुमेलित दिए हैं यहाँ पे सभी आपके नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण का कार्य करते हैं। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है ये। और एजोटोबैक्टर ये एक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ये फसल है धान। अगला क्वेश्चन है आपका नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर है धान को। अगला क्वेश्चन है आपका एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। अगला है आपका एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। क्योंकि इसका सहचारी कौन है? नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है एजोला एक जलीय फन्न है। अगला क्वेश्चन है जलीय फन्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा उर्वरक नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी कि नत्रजन का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन से। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। अगला देखेंगे 2,4-D है। तो देखिए 2,4-D क्या है? ये एक खरपतवार नासी है। अगला जो टॉपिक है ये आपका है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के जिस
कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन है। सही कथन दिया हुआ है आपका बिल्कुल, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला देखेंगे, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो देखिए लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं, छिपकली में। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों, कोशिका भित्ति के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो देखिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है, तो जैव कोशिका का वह भाग कौन सा भाग है जो पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है, तो देखिए अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत द्रव्य जालिका और किसकी, राइबोसोम की। अगला टॉपिक है आपका मानव शारीरिकी, तो देखिए मानव शारीरिकी का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। अगला क्वेश्चन है, लौ सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये तत्व है आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, लोहा सोडियम फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, तो कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में, लोहा सोडियम फास्फोरस और कैल्शियम में से। अगला देखेंगे, वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां, 206 हड्डियां। अगला देखेंगे, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, तो करेक्ट आंसर है आपका 206। अगला देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला देखेंगे, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो लघुतम यानी सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। अगला देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्कल में, तो 28 बोन्स करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है। अगला देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है, तो देखिए शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हों से जोड़ का प्रतिस्थापन, ये आपको याद रखना है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये क्या है, ऑर्थोप्लास्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ियां तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है, तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। अगला देखेंगे, प्लास्टिक टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो देखिए प्रत्यस्थ यानी प्लास्टिक, ऊतक यानी टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहा जाता है स्नायु यानी कि लिगामेंट्स। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो देखिए दांतों पर जो परतें बनी रहती हैं ये भोजन के कारण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, तो देखिए अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता किसकी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम फास्फोरस क्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। अगला देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो हैं ये 2 बार विकसित होते हैं जीवन काल में मनुष्य के। अगला देखेंगे, अस्थि दंत बल्क डेंटिन तथा सीमेंट्स
में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत बल का आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़े में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित है, यहाँ पे सभी सुमेलित आपको दिए गए हैं। देखिए, उरोस्थी की बात करें यानी कि ब्रेस्ट बोन का संबंध किससे है? स्टर्नम से। अगला है जत्रोक यानी कि कॉलर बोन जो है ये कौन सी बोन होती है? क्लेविकल। ब्रेस्ट बोन है आपकी स्टर्नम बोन, कॉलर बोन है आपकी क्लेविकल जो कि कॉलर में यानी कि गर्दन में होती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन जो है इसी बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और देखिए नी कैप जो होता है ये कहाँ पर होता है? नी कैप को बोला जाता है पैटिला। ये आपको घुटना जो कहते हैं ना नी कैप, उसको पैटिला बोला जाता है। और शोल्डर ब्लेड बोला जाता है किसको? स्कैपुला को। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका रुधिर परिवहन तंत्र। काफ़ी सारे टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे इसमें, तो आप एंड तक बने रहें। तो रुधिर परिवहन तंत्र ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, रक्त होता है, रक्त किस प्रकार का होता है? ये एक संयोजी ऊतक होता है, ये आपको याद रखना है। ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें लौह होता है। और सेकंड कथन है आपका, देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है बताना है। तो पहला, इसमें लौह तत्व होता है। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और चौथा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये कथन आपके बिल्कुल सही हैं रुधिर वर्णिका के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पहला कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा है, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा है आपका, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है आपका, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें से सही कथन कौन से हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो वह प्राणी कौन सा? केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त में लाल रंग होता है। लाल रक्त में लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन इसका कारण है। अगला देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीसीज का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग जो होता है इसका कारण होता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का शरीर में कार्य है। लाल रक्त का शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है कार्य। अगला देखेंगे, मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मनुष्य का जो औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है ये होता है 120/80 mmHg। अगला देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका हो गया 120 और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया आपका 180। तो ये आपको याद रखना है, सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक 80, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, रक्त दाब का मापक यंत्र है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, Hg से क्या तात्पर्य है? मरकरी से। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती एक्स का रक्तदाब है, सिस्टोलिक प्रेशर है 90 और डायस्टोलिक प्रेशर है 60। श्री एक्स का है, डायस्टोलिक है आपका 120 और सिस्टोलिक प्रेशर है 160। श्री वाई का है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80। श्रीमती वाई का है, सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 100। यानी कि सिस्टोलिक होता है उच्च दाब और निम्न दाब होता है आपका डायस्टोलिक। तो उपरोक्त में से रक्तदाब सामान्य है। तो रक्तदाब सामान्य नॉर्मल रक्तदाब किसका है ये बताना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसका है इसमें से? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का 120/80, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री वाई का जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला है,
यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है ओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो देखिए, एंटीजन वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है ये बताना है, तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है आपका लिम्फोसाइट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के श्वेत कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग कितना? WBC का व्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 0.007 mm जो है ये व्यास होता है WBC का। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर? प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? ये हृदय धमनियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो ये एंजाइम है आपका थ्रोम्बिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, वह शारीरिक प्रक्रम जिसे थ्रोम्बिन का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो जल का प्रतिशत होता है यहाँ पे 90। अगला देखेंगे, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या कथन है? रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं, ये आपका सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और फिर ऊतक के द्वारा। तो सही अनुक्रम बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पहला और तीसरा। अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पन्न ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। अगला देखेंगे, पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। अगला देखेंगे, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। अगला देखेंगे, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? फोटोसिंथेसिस। अगला देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला देखेंगे,
प्रकाश संश्लेषण होता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश जो होता है ये सबसे अधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का। अगला देखेंगे, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है? अगला देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला देखेंगे, वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो वह प्रक्रम कौन सा है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो देखिए, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला देखेंगे, अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए क्लोरेला जो है ये अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जल अथवा अवशोषक पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अगला है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। अगला देखेंगे, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं? तो देखिए, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। अगला है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? विटामिन एवं पोषण। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फंक ने आविष्कार किया था? तो फंक ने किसका आविष्कार किया? विटामिन का। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए विटामिन का आविष्कार किसने किया तो आपको फंक याद रखना है। अगला देखेंगे, विटामिन्स होते हैं? तो देखिए, विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगला देखेंगे, यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, क्या है? तो ये है आपके विटामिन। अगला देखेंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। अगला देखेंगे, बोरॉन जस्ता सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। अगला देखेंगे, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं? तो देखिए, प्रभुत मात्रा में आवश्यक कौन कौन सी धातुएं हैं? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तत्व जो हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है। अगला देखेंगे, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो करेक्ट आंसर है वसा में। अगला देखेंगे, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, केवल पोटेशियम के ये बड़े स्रोत हैं। अगला देखेंगे, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय और उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको सुमेलन दिया हुआ है। कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है आपका अस्थि रुग्णता।
नाइसिन की कमी से होता है देखिए पेलेग्राई या इसको चर्मग्राह भी कहा जाता है। और कोवेलामिन की कमी से होता है संघातिक रक्ताल्पता। थायमिन यानी विटामिन बी1 की कमी से होता है आपका बेरी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपका सूखा रोग। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए मिर्च, कुम्हड़ा और मटर, इसके अलावा मूली सब्जियों में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। अगला देखेंगे विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन है, ये है विटामिन सी जो कि खट्टों यानी कि साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। अगला देखेंगे विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, कच्चे एवं ताजे फल। अगला देखेंगे कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म किसका है, आंवला का। अगला देखेंगे सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन से सबसे उत्तम स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत बताना है, सेब, आम, आंवला और दूध में से तो आंवला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो संतरा में। अगला देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। करेक्ट आंसर है आपका संतरा। अगला देखेंगे घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने में भी सहायक है विटामिन सी। अगला देखेंगे विटामिन सी मदद करता है तो लौह यानी आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है विटामिन सी। अगला देखेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है विटामिन सी जो कि शरीर में स्टोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो ये विटामिन है विटामिन के। अगला देखेंगे रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होती है विटामिन के की। अगला देखेंगे रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है। रुधिर स्कंदन में क्या प्रभावी है, विटामिन के प्रभावी है रुधिर स्कंदन यानी खून का थक्का बनाने में। अगला देखेंगे आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है विटामिन बी12 तथा विटामिन के का। अगला देखेंगे विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। अगला देखेंगे सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे विटामिन डी की अल्पता से होता है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स एवं ऑस्टोपोरोसिस। अगला देखेंगे विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, पाया जाता है विटामिन डी में, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताना है। तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे रतौंधी होती है। रतौंधी रोग कहाँ पर होता है, आंख में होता है। अगला देखेंगे मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर, यकृत यानी कि कहाँ पर, लीवर में। अगला देखेंगे पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है। तो देखिए पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा होती है किसमें, गाजर में। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। अगला देखेंगे सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो देखिए कोबाल्ट होता है विटामिन बी12 में। अगला देखेंगे साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है, ये है विटामिन बी12। अगला देखेंगे थायमिन है। थायमिन है विटामिन बी1। अगला देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन सी। अगला देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन जो बी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है, ये ध्यान रखेंगे, वाटर सॉल्युबल
विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। अगला देखेंगे कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है वो बताना है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन बी एवं विटामिन सी। अगला देखेंगे एक मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो विटामिन बी1, डी और सी नहीं ले रहा है तो मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी। अगला देखेंगे किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। अगला देखेंगे सुमेलित हैं। सुमेलित हैं आपको सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं, सूची सेकंड में कारण दिया हुआ है। तो कौन से रोग का कौन सा कारण है ये सुमेलित करना है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी इसका कारण है। स्कर्वी का विटामिन सी कारण है। सूखा जो है विटामिन डी इसका कारण है, सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता। और विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है पैलेग्रा। तो आपको यहाँ पे सही सुमेलन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज का आपका सेशन रहने वाला है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको सुमेलित दिए हुए हैं सारे। रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल हो जाना, रेटिनॉल की जो कमी हो जाती है इससे नेत्र सूखकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। टोकोफेरॉल की कमी से बंध्यता। साइनोकोवेलामीन की कमी से हो जाता है घातक रक्ताल्पता, यानी कि खून की कमी हो जाती है। और देखिए पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है? मानसिक व्याधि। विटामिन ई की कमी से हो जाता है बंध्यापन। अगला है आपका सुमेलित है, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन जो है ये स्टार्च को पचाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रोटीन को पचाता है, तो आपको याद रखना होगा पेप्सिन। रेनिन जो है ये रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। रेनिन क्या करता है? रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। अगला है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो आपको याद रखना है ये सभी चीजें क्या करते हैं, सभी सुमेलित दिए गए हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए गए हैं। देखिए विटामिन है क्या इसमें से? कैरोटीन। कैरोटीन जो है ये विटामिन है, एंजाइम है इसमें से। पेप्सिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन है। और प्रोटीन है आपके केराटिन। अगला देखेंगे केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है। इसके प्रति 100 ग्राम में क्या होता है? ऊर्जा की 116 KCl मात्रा होती है। अगला देखेंगे प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगला देखेंगे सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। अगला देखेंगे चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला देखेंगे प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन और वसा दोनों ही पाया जाता है मूंगफली में। अगला देखेंगे बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो देखिए बाल बने होते हैं किस प्रोटीन के? केराटिन नामक प्रोटीन के। अगला देखेंगे मानव के बाल एवं नख यानी कि नाखून में विद्यमान है। तो देखिए बाल एवं नाखून में क्या विद्यमान है? केराटिन। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सत्य नहीं है? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये कथन आपका सत्य नहीं है। अगला देखेंगे गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। अगला देखेंगे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी? 4000 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक परिश्रम करने वाले पुरुष को। अगला क्वेश्चन है गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी
शून्य कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी पीने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अगला देखेंगे, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला देखेंगे, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व क्या है? वह तत्व है आपका फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अगला देखेंगे, जामुन, करौदा, लोकाट और अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए करौदा में लौह यानी कि आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। आपको पहला खनिज दिया है कैल्शियम, दूसरा लौह, तीसरा सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है। किसकी किसकी आवश्यकता होती है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, लौह और सोडियम, सभी की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है। तो आयरन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है पालक के पत्तों में। अगला देखेंगे, गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है। तो देखिए गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह यानी आयरन का अच्छा स्रोत क्या है? पालक है। अगला देखेंगे, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। लौह यानी आयरन का जो अंश है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला देखेंगे, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुली है। किसका? इमाइलोज का इसमें बाहुली होता है, इसलिए बासमती चावल के दाने पकाने पर क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। अगला देखेंगे, दूध में मिठास आ जाती है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। अगला देखेंगे, दूध में विद्यमान सैकेराइड है। तो देखिए दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? लैक्टोज। अगला देखेंगे, दूध खराब होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है यानी फट जाता है। अगला देखेंगे, दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। अगला देखेंगे, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण होता है? इसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है जिसके कारण गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है। अगला देखेंगे, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। अगला देखेंगे, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। तो देखिए भैंस के दूध में कितनी वसा की मात्रा होती है? 7.2%। अगला देखेंगे, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु के मध्य। अगला देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। अगला देखेंगे, कैसीन दुग्ध होता है किसमें होता है? प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध का धवल रंग होता है। दूध का जो धवल रंग होता है ये किसके कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। अगला देखेंगे, एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है। तो देखिए एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है ये प्रोटीन है कैसीन। अगला देखेंगे, शरीर को ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों तथा टिश्यू का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। अगला देखेंगे, मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो देखिए प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि होती है वो धीरे होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या है? एटीपी का एडीपी में बदलना। ये रूपांतरण जो है ये मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। अगला देखेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप सभी से। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। देखिए श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको सुमेलित दिए गए हैं। देखिए विटामिन B12 है आपका कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन है क्या है? लोहा है यानी कि आयरन, क्लोरोफिल है मैग्नीशियम, पीतल है आपका तांबा, खाने का नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। अगला है सूची, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए गए हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो देखिए विटामिन B2 का
जो रासायनिक नाम है वो बताना है, तो रिबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोवेलामाइन। अगला देखेंगे, लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंधक। अगला देखेंगे, पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन C पाया जाता है आपके पपीते में। अगला देखेंगे, आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। अगला देखेंगे, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कौन से तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला देखेंगे, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। अगला देखेंगे, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। अगला देखेंगे, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 ग्राम। अगला देखेंगे, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 ग्राम प्रोटीन की। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है वह कम मोटा होता है। दूसरा कथन है उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा कथन है उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। चौथा कथन है उसकी लंबाई असामान्य वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वह हैं। तो कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, और तीसरा है आपका उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो लक्षण है ये आपके लक्षण है बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में। तो ये आपको याद रखना है, ये लक्षण विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्च है। स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। अगला देखेंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला देखेंगे, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है। तो ये विटामिन है विटामिन डी, जिसे क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है ये सीरीज़, तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखेंगे, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल। अगला देखेंगे, सही कथन है, सही कथन है विटामिन में, दूध में विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं। ये आपका सही कथन है। देखिए कितनी सारी चीजें पाई जाती है दूध में। अगला देखेंगे, अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण से क्या होता है? कुपोषण होता है। देखिए अगला टॉपिक है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी सुमेलित दिए हुए हैं। जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अग्नाशय जो है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अधिवृक्क जो है ये संबंधित है किससे? कॉर्टिसोन से। अगला देखेंगे, सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको सही सुमेलित दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में हार्मोन दिए गए हैं, सूची सेकंड में स्रावित ग्रंथियां। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है बताना है। तो इसका सिक्रेशन होता है महिला के गर्भाशय से। अगला देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये अंडाशय से सिक्रीट होता है और पुरुष के अंडाशय से ये सिक्रीट होता है। अगला देखेंगे, थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अगला देखेंगे, यदि
किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न करते हैं, ऐसी परिस्थिति अग्नाशय के जो हार्मोन है ये उत्पन्न करते हैं। अगला देखेंगे, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला देखेंगे, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये इस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। अगला देखेंगे, मधुसूदनी यानी इंसुलिन हार्मोन एक है, तो देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या है, ये एक पेप्टाइड है। अगला देखेंगे, इंसुलिन होता है प्रोटीन। अगला देखेंगे, टिन, तांबा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, तो जस्ता इंसुलिन में मौजूद धातु है। अगला देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है, उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर दिया है कि डायबिटीज इंसिपिडस जो व्यक्ति है तो ये वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ए आपका सही है, परंतु आर जो है ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, अगला है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ से, अग्नाशय में। अगला देखेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन तथा जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन जो है ये ह्यूमन हार्मोन है, पादप नहीं है। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन तथा एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पौध वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से। अगला देखेंगे, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर, लीवर यानी यकृत में। अगला देखेंगे, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन, ये है आपका ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन तथा कोलाजन में प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन आपका ये हार्मोन है, ये प्रोटीन नहीं है। अगला देखेंगे, वह ग्रंथि जो दूध निष्कासन यानी कि वह हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो वह ग्लैंड कौन सी है बतानी है, वह ग्रंथि कौन सी है जो कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक यानी हार्मोन की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्राव्य सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा परावटु। अगला देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, किसकी सुई, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला देखेंगे, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो ये हार्मोन है आपका कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। अगला देखेंगे, थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन जो है ये एक हार्मोन है। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त हार्मोन है, थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगला देखेंगे, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परावटु यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन। अगला देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, ये है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा, अग्नाशयी, अपेंडिक्स तथा
पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है। तो पित्त का संचय होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। अगला देखेंगे शरीर में पित्त का निर्माण होता है। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला देखेंगे सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन दिया है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। सेकेंड कथन है वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? तो दोनों ही आपके सत्य कथन हैं, ये आपको याद रखना है। पहला भी दूसरा दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ एक वृद्धि हार्मोन है जिसे क्या कहते हैं? टीबा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एथिलीन नामक हार्मोन। अगला देखेंगे हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है आपके एसिटिलीन नामक गैस। अगला देखेंगे साइटोकाइनिन एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो एथिलीन जो है ये फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी। यहाँ से हम केमिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक इस सीरीज में बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस सेशन में, तो आप सभी लोग बने रहें। तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से एटम का भाग नहीं है फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। देखिए खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु नाभिक खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अगला देखेंगे हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसका होता है? बीटा कण में। ये ध्यान रखेंगे बीटा कण का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलन है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको विशिष्टता दी गई है, सूची सेकंड में आपको कण दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करके भी दिया गया है। तो देखिए शून्य द्रव्यमान ये विशिष्टता है न्यूट्रिनो की, आंशिक आवेश विशिष्टता है किसकी? क्वार्क की, और आंशिक प्रचक्रण विशिष्टता है
पॉजिट्रॉन की। और देखिए इसके अलावा पूर्णांक प्रचक्रण, ये विशिष्टता है किसकी, फोनॉन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है ये अफबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है कहलाते हैं। तो देखिए ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये समस्थानिक कहलाते हैं। अगला देखेंगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। यहाँ से आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। अगला देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन ये आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण आर है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों पॉइंट्स आपके सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखिए जल अपघटन जब होता है तो ऊर्जा किस रूप में, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला देखेंगे, पास्तुरीकरण संबंधित है। तो देखिए पास्तुरीकरण ये दुग्ध के निर्जर्मीकरण से संबंधित है। अगला देखेंगे, सही कथन है। यहाँ पे आपको एक कथन दिया है जो कि बिल्कुल सही है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ये कथन आपका सही है। अगला देखेंगे, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। और कारण आर दिया हुआ है आपको, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो देखिए ए आपका सही है परंतु आर जो पॉइंट है, ये कारण जो दिया है ये आपका गलत है। अगला देखेंगे, कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है। तो देखिए वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है ये है आपका गैस में द्रव। नेक्स्ट टॉपिक है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। तो देखिए इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2882। अगला देखेंगे, सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे क्रियाशील धातु है आपकी पोटेशियम। अगला देखेंगे, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं आस्मियम, एल्यूमिनियम एवं आस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम एवं आस्मियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक कठोर तत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व है आपका हीरा। अगला देखेंगे, सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में से
कठोरतम धातु है? तो देखिए सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। अगला देखेंगे कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। अगला देखेंगे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम। अगला देखेंगे तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट देखेंगे मोती की रासायनिक संरचना है। तो देखिए मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखेंगे मोती के मुख्य अवयव है, मोती के मुख्य अवयव बताने हैं तो कौन से अवयव है? एक है आपका एरागोनाइट और दूसरा है कांची योलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। तो देखिए माणिक्य और नीलम ये रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अगला देखेंगे कथन ए दिया हुआ है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, कारण आर है धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो देखिए ए आपका बिल्कुल सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला देखेंगे आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में उपयोग करते हैं। तो देखिए इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला देखेंगे प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। करेक्ट आंसर है आपका पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। अगला देखेंगे एल्यूमिनियम सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। अगला देखेंगे सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए अम्ल राज में सोने को घोला जा सकता है। अगला देखेंगे शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला देखेंगे अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है, ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? सूत्र भी अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला देखेंगे डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखेंगे मोनाजाइट अयस्क है, मोनाजाइट ये किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला देखेंगे माइका क्या है बताना है तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है माइका। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका वैद्युत। अगला देखेंगे पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो देखिए पारा, पानी, ईथर और बेंजीन में से तो ये आपके द्रव हैं, तो इन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका पारा। अगला देखेंगे जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो पारा जो है ये ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है। करेक्ट आंसर है पारा। अगला देखेंगे पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। तो लेड जो है ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला देखेंगे तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोहा प्राप्त किया जाता है तो लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुमेलित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पे आपको सुमेलित करके दिया गया है। तो देखिए चांदी, चांदी जो है ये ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये धातु है एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? स्वर्ण यानी कि सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है?
धातु कौन सा है? ये है सीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो देखिए हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसमें है? चांदी में। अगला देखेंगे, सही कथन है। आपको ये कथन दिया गया है और ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, सुमेलित यहाँ पे दिए गए हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको यहाँ पे सुमेलित करके दिया गया है। तो देखिए, पेट्रोलियम में होता है भंजन, प्रगलन होता है ताम्र में, हाइड्रोजनीकरण होता है खाद्य वसा में, वल्कनीकरण होता है आपके रबड़ में। अगला देखेंगे, एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आज की, आप सभी लोग एंड तक इसको फॉलो कीजिए। अगला है देखिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज में से जल से हल्का होता है। तो देखिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैंगनीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। अगला है आपका इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, पारा और इस्पात। अगला टॉपिक है आपका मिश्र धातुएं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मिश्र धातुओं का पहला क्वेश्चन है, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगला देखेंगे, कथन दिया हुआ है, ए जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, कारण आ दिया है यशद में उपचयन क्षमता है। तो देखिए, ए और आर दोनों आपके बिल्कुल सही कथन है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है, उनमें क्या? यशद यानी जस्ता की जो परत है ये विद्यमान रहती है। अगला देखेंगे, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका? जस्ते का लेप होता है। अगला देखेंगे, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज, रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। अगला देखेंगे, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला देखेंगे, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती। करेक्ट आंसर है आपका लोहा। अगला देखेंगे, जस्ता, तांबा, टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं पारा जस्ता को। अगला देखेंगे, टांका एक मिश्र धातु है, देखिए टांका एक मिश्र धातु है टिन तथा सीसे की। अगला देखेंगे, कांसा मिश्रित धातु है, तांबा एवं टिन की। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, किस किस का मिश्रण क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला देखेंगे, सूची को यहाँ पे आपको सुमेलित करके दिया हुआ है। तो देखिए, जर्मन सिल्वर किसे कहा जाता है? निकेल। सोल्डर होता है आपका टिन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होती है और हाइपो होता है आपका सोडियम। अगला देखेंगे, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत? 0% होता है। अगला देखेंगे, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित रहता है? एक तो निकेल रहता है, इसके अलावा तांबा भी रहता है, जस्ता भी रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं रहता है। अगला देखेंगे, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसा में। अगला देखेंगे, वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगला देखेंगे, पीतल मिश्र धातु है, पीतल जो मिश्र धातु है ये किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, पीतल जो है ये तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। सेकेंड पॉइंट है आपका, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। थर्ड पॉइंट है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। और फोर्थ पॉइंट है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, सत्य कथन है इनमें से एक, पहला पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, और तीसरा कथन
पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। तो ये 2 कथन मात्र आपके इसमें सही है। अगला देखेंगे, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। अगला देखेंगे, मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है, तो वह है आपका निकेल। अगला देखेंगे, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा इसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो ये है आपका कौन सा तत्व? क्रोमियम। अगला देखेंगे, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है आपका क्रोमियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो कौन सा तत्व है? सिलिकॉन। अगला देखेंगे, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। अगला देखेंगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है देख लीजिए, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। अगला देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम और निकेल। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला है आपका स्टील में होता है, तो देखिए स्टील में 0.1 से लेकर 2% कार्बन होता है। अगला देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं जिसको जंग कहते हैं। कारण आर दिया हुआ है, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ए पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही है परंतु आर गलत है। अगला टॉपिक है आपका अधातुएं, कार्बन और उसके भिन्न रूप। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। अगला देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है किस किस में? सभी में है। अगला देखेंगे, केवलार, लैक्सॉन, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर है आपका ग्रेफीन। अगला देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सो कार्बन्स। अगला देखेंगे, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे, तो उस टीम में कौन कौन सम्मिलित थे? रॉबर्ट एफ कर्ल, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माले। अगला देखेंगे, बकमिनस्टर फुलरीन है, तो देखिए क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। अगला देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में कार्बन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू में। अगला देखेंगे, लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले के बिटुमिनस, कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकारों के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका यहाँ पे एंथ्रासाइट। अगला देखेंगे, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो देखिए ढलवा लौह में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा यानी क्रिस्टल नहीं है, तो गंधक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा से और दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। किससे? एक तो हीरा से, दूसरा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट
होती है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम के। अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा XH4। अगला देखेंगे, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.11%। अगला देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि 1 अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी। तो कितनी जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होगी? 580 ग्राम ऊष्मा। अगला देखेंगे, हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी। अगला देखेंगे, मिट्टी का तेल हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला देखेंगे, भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। अगला देखेंगे, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? D2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी पानी। अगला है, गुरुजल क्या है? गुरुजल है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। अगला देखेंगे, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला देखेंगे, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अगला देखेंगे, भारी पानी की खोज की थी, किसने की थी? H.C. उरे ने भारी पानी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20 जो है इसका अणुभार है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से सत्य कथन है। तो देखिए, सभी आपके कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अगला देखेंगे, पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड व सल्फेट। अगला देखेंगे, जल के लिए पीएच मान होता है। तो देखिए, जल के लिए पीएच मान लगभग 7 होता है। अगला देखेंगे, पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। अगला देखेंगे, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, कैसे? निर्लवीकरण द्वारा। अगला देखेंगे, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला देखेंगे, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। अगला देखेंगे, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्क्रम परासरण। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। अगला देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो इस गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगला देखेंगे, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। अगला टॉपिक है आपका सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें। काफ़ी सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। अगला देखेंगे, ऑर्गन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 से 79%। अगला देखेंगे, N2O2 कार्बन तथा S2 में से गैसीय चक्र नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा S2। अगला देखेंगे, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, किसको? हीलियम को। अगला देखेंगे, सल्फर
हेक्साक्लोराइड अणु का आकार है तो अष्टफलकीय आकार रहता है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का। अगला देखेंगे जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील है आपका अमोनिया। अगला देखेंगे हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखेंगे डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कौन सी है, करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखेंगे ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला देखेंगे बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, इसे फवूदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अगला देखिए बोरिक अम्ल औषधि उपयोग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। उपरोक्त कथनों में सत्य नहीं है, कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपका कथन सत्य नहीं है। अगला देखेंगे नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। अगला देखेंगे वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। अगला है आपका मैग्नीज नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन।